क्या एक मासूम लड़की की जिंदगी सिर्फ एक गलत फैसले की भेंट चढ़ सकती है? क्या समाज की कुरीतियां किसी की हंसी छीन सकती हैं? एक मासूम लड़की जिसकी आंखों में थे सपने, लेकिन किस्मत ने थमा दिए आंसू। समाज की बेरहम रस्में, एक अधेड़ उम्र का रिश्ता और उसके भीतर हर रोज मरती उम्मीदें। प्रेमचंद की कलम से निकली एक मार्मिक कहानी, निर्मला, जहां बेमिल विवाह, शक, दर्द और टूटते रिश्तों की गूंज है। निर्मला सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है उस समाज का जहां बेटियां सवाल नहीं, समझौता बन जाती हैं। तो चलिए डूबते हैं इस दर्द भरी दास्तान में। एक स्त्री की चुप्पी, उसका संघर्ष और उसका अंतहीन इंतजार। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। आज हम पाठ करेंगे प्रेमचंद के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला का। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास की ओर। यूं तो बाबू उदय भानु लाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थीं। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थीं। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थीं, सदा काम से जी चुराती थीं। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थीं कि न जाने किस काम के लिए बुलाती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थीं, नौकरों को डांटती थीं और बाजी की आवाज सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई है जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है। कृष्णा वही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी थी। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी ही दहेज दें या ना दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जग हंसाई न हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उनकी आंखें मिल गईं। डरते थे न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढांपकर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो रहा है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगे नहीं है जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहां अभिलाषाएं नहीं है, वहां केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी और यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी है। पर यह नहीं जानती कि यह किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की,
क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया ना आएगी। इसलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जानकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रिषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बग्घी खाली न होती तो बगीचे में ही टहला करती, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं न पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो बग्घी तैयार करा आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं नहीं जाऊंगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो। देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आईं। कांपती हुई आवाज से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम ना चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी, बता। कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा न जाने देंगी। कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं न जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूं, कोई सुनता है? कृष्णा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं। मेरा घर होता तो कोई क्यों मुझे जबरदस्ती निकाल देता? कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं क्या तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर में निकाल दिया जाएगा? निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई क्यों नहीं भगाता? हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धमधम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हैं? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेंगी, पालकी पर चढ़ेंगी। ओहो हो। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर, मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओहो, अब आप दुल्हन बनेंगी। क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी ना सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंदर, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम क्या जानो, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाला लाल लाल वर्दियां और काली काली टोपियां पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियां भी होंगी, हवाइयां आसमान में उड़ जाएंगी और वहां तारों में लगेंगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। बड़ा मजा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदर? बता दे मेरे भैया। चंदर, मेरे साथ घूमने चल, तो रास्ते में सारी बातें बता दूंगा। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन ना बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठुर हो गई है, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय दुखती हुई आंख है, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊंगी। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी, चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोक में विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि
सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोचकर वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार और न मस्तूल। पैंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए हैं, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है कि बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब मरूं। कौन जाने नाव पार पहुंची जाए। यह सोचकर वह प्राणों की मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। तब भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उनके हाथ थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब डूबी तब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे चली जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गईं। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थीं। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाइयां बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तश्तरियां, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहां एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं। तीसरा कहता है इसमें तो हीक आती है। चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है। तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी ना होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना होता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्राय रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें से खुड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाए।
उदय भानु, क्या करूं? जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े और दर्शन छोटे। फिर जब वह मुझसे दहेज एक पाई नहीं लेते तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा ना रखूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकाले और निंदा करने का कोई ना कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटी भी मयस्सर नहीं, वह भी बारात में आकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सेर का जाने कहाँ से बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयां ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं। उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा? अगर यह मौका न मिला तो कोई और ऐब निकाल लिए जाएंगे। भाई, यह तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, यमदूत हैं, जब देखिए सिर पर सवार। लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो? कल्याणी, कह तो रही हूं, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक खर्च न करूंगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा, तो इतना कर्ज क्यों ले कि जिंदगी में अदा न हो। आखिर मेरे और भी तो बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु, तो आज मैं क्या मरा जाता हूँ? कल्याणी, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। उदय भानु, तो तुम बैठी यही मनाया करती हो। कल्याणी, इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं है, मरना एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होकर थोड़ी ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात टलेगी नहीं। रोज आंखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरें खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम करे ही क्यों? उदय भानु ने जलकर कहा, जो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए, यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी उबते नहीं सुना था, आज यह नई बात मालूम हुई। रंडापे में भी कोई ना कोई सुख होगा ही। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए ना कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है, या कुछ और। जब कोई बात कही बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है, जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाएं, कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपए लूटे, कोई जबान ना हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चे ही के लिए तो बोए जा रहे हैं। उदय भानु, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ? उदय भानु, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी औरतें भी होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानु, मैं कमाकर लाता हूँ, जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए, ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम है, जहां मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी, इससे जौ भर भी कम नहीं है। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे, मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, न आंखों से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूटी, पीर गई। उदय भानु, क्या तुम समझती हो कि तुम ना संभालोगी तो मेरा घर ही ना संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में यूं तो खूब मीन मेक निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे तो यह हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा? कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और विफर कर बोली, मैके वाले मेरी तकदीर के साथी नहीं है, और ना मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। उदय भानु, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, तुम यह पूछने वाले कौन होते हो?
ईश्वर की सृष्टि में असंख्य पापियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए ही जगह नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर में कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही बोला, तुम कहाँ ले गई थी अम्मा? कल्याणी दूर से ही खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य, तुम तली गई? मुझे अकेले डर लगता था, तुम क्यों तली गई थी बताओ? यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को न रोक सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिप्लावित हो गया। हृदय के कोमल पौधों जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे, फिर हरे हो गए, आंखें सजल हो गईं। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा? सूर्य, पुतालता तो था, तुम सुनती ही नहीं थी, बताओ अब तो तभी न दाऊ दी। कल्याणी, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बात यादें आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊंगी? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर अपमान, जलीकटी, खोटी खरी, घुड़की झिड़की सब कुछ तुम्हारे लिए सहूंगी। कल्याणी तो बच्चों को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती हैं। उफ, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं? घर में अकेली यह रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जरा करती हैं, मनाती हैं कि यह किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना ही छुपाए। कई दिन से देख रहा हूं कि ऐसी ही जलीकटी सुनाया करती हैं। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहां कोई भी न पूछेगा। अभी सब अवगत करते हैं, जब जाकर सिर पर पड़ जाएंगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई जाएंगी। वाह रे घमंड, सोचती हैं मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊं तो मालूम हो जाएगा, सारी शेखी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूं, जरा वैधव्य का मजा चखा ही दूं। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यूं कोसने लगते हैं। मालूम होता है प्रेम इन्हें छूकर गया ही नहीं, या समझती हैं कि यह घर से इतना चिमटा हुआ है कि इसे चाहे जितना कोसूं टलने का नाम न लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार से चिमटने वाले जीव नहीं हैं। जहन्नुम में जाए यह घर, जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक? आदमी बाहर से थकामांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूं। जब देख लूंगा इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। लो, तुम भी याद करोगी किसी से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर जा बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप धारण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियां मुंह छिपाए पड़ी थीं और कुवृत्तियां
विजय गर्व से इठलाती फिरती थीं। वन में वन्य जीव शिकार की खोज में विचर रहे थे और नगरों में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता लगाने में कोई दिक्कत ना हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा, तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलवाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही वह छूट कर आया था। आज देवात साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो सोचा कि यह इनसे दावा चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात में ही था कि बाबू साहब ने जेवी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूं मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों, किसी को रास्ता चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है क्या? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अब भी हृष्ट पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब की 7 साल को जाओगे? मतई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो मंजूर है? उदय भानु, तेरी शामत तो नहीं आई? मतई, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो खाते हो कसम? 1। उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, 2। उदय भानु गरज कर, हट जा बदमाश सामने से। मतई, 3। मुंह से 3 शब्द निकालते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए और उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की कि लाश रास्ते से घसीटकर किनारे डाल दी। हाय, बेचारे क्या सोचकर चले थे। क्या हो गया? जीवन तुमसे ज्यादा असार भी दुनिया में कोई वस्तु है? क्या वह उस दीपक की भांति ही क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है? पानी के एक बुलबुले को देखते हो लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में भी उतना सार नहीं है। सांस का भरोसा ही क्या, और इस नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं, नहीं जानते। नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की हैं मानो हम अमर हैं। विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणाधार की घातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को वाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में करा करा कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न होकर गए हैं। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा।
कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राण पति के प्रेम के वंचित हो गई। अगर मैंने उसे कठोर शब्द ना कहे होते तो वह कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ाकर वह आठों पहर कुटती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ थी। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। जहां आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहां अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही नहीं रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में से हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थीं। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेंगी, जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर देना ही अच्छा है। कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। अतः महाशय भालचंद को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया जाए। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है। कन्या आपकी हो चुकी है। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथिनी की निंदा न होने देंगे। आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से विनय करने के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़ कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थे। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रखें, आपको केवल खुश करना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो कोई उन्हें देख ही नहीं सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती है। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के ही अफसर थे। जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला था ही नहीं। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति होती है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, हाँ आप हैं, आइए आइए, धन्य भाग्य। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू गुरदीन झकोड़ी भवानी रामगुलाम कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो रामगुलाम भवानी। कोई नहीं बोलता, सबके सब मर गए। दर्जन भर आदमी है, पर मौके पर एक की भी सूरत नजर नहीं आती। न जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से
किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार कीन न हुई। कहाँ तक उधार बाड़ी ले ले खाई मांगत मांगत थेतर होए गए ना। भालचंद, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने की कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहां सब कुशल है? मोटेराम, क्या कुशल कहूं बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट ना जाए और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भालचंद, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा, इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी। बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पहुंचकर मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूं तो कौर मुंह में नहीं जाता। उसकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह झूठा करके उठ जाता हूं। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं हीरा था। मोटेराम, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भालचंद, मैं खूब जानता हूं पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी लाख 2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरते दम तक रहूंगा। आप समधिन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटेराम, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भालचंद, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। कितनी उदार आत्मा थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों को ही गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए। नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोटेराम, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे और उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस अब आप ही उबारे तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थितियां अब बहुत बदल गई हैं सरकार। कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर पट्टा न लगे। भालचंद 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष की, जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूं रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूं। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटेराम, ऐसे ना कहिए सरकार। वकील साहब नहीं तो क्या, आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए, इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए, हंसी खुशी उस कन्या का पाणी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़े, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात ना उठा रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि
पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूं, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है, लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत मंगलमय कैसे हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधिन साहब को समझाकर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसकी उसके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे, तुम सब फिर गायब हो गए, एक भी नहीं बोलता, सबके सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है, न जाने इन सबों को कहाँ तक कोई समझाए। अक्ल छू तक कर नहीं गई है। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं है। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलाहारी मिठाई मंगवा दूं? मोटेराम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। भालचंद, फलाहारी ना? मोटेराम, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भालचंद, है तो यही बात, छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे, अभी तक कोई आया नहीं? छकौड़ी भवानी गुरुदिन, कोई तो बोलो। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दे दिन जाए, ऐसी नौकरी मुंह से न हुई। कहाँ लो दौरी, दौरत दौरत गोड़ पिराए लागत है। भालचंद, कुछ काम करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खासा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहां से पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें वहां ब्याह करना मंजूर नहीं। भालचंद, हाँ, कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द ना निकलता था। झूठ मूठ का हौला करना पड़ा। रंगीली, साफ बात करने में संकोच क्या? हमारी इच्छा नहीं है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं? जब दूसरी जगह 10,000 रुपए नकद मिल रहे हैं तो वहां क्यों करूं? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मरते। अब वहां क्या रखा है? भालचंद, एक दफा जवाब देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं है। कोई मुख से कुछ ना कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती। मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूं। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी कोई किताब पढ़ती हो, पर खतवत पढ़ लेती थी। पहली ही पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं, और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल गई। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद पत्नी के आंसू को देख देख सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने इसे यह खत दिखाया। इसकी जरूरत ही क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी नहीं हुई। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा,
पंडित मोटेराम बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे, लालसा से व्यग्र होकर। कभी यह पहलू बदलते, कभी वह। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर पहले ही तोड़ दी थी, उसमें भी यह विलंब। दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बोली, हैं, अभी है, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद, तुम भी कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उसे कह आया हूं कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। अभी लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूंगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात की अभी पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा, तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। भालचंद, तुम्हें अपने सिवाय सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूं, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह तय हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहां न करूंगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदल रही हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छटी हुई औरत है। तुमने जो कहा मैंने वह मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने कहती तो तुम्हारा संकोच उचित होता। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो बड़ा बड़प्पन है। भालचंद, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है? मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी? यह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो ना, वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो। रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुपती नहीं है, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भालचंद, बनावट की बात ऐसी चुपती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियां लिखने वाले, जिनकी किताबें पढ़ पढ़कर तुम घंटों रोती रहती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी? तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ? जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वह खुद ही जितना समझेंगे दे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के तो और भी ज्यादा मिलने की आशा होगी। अब वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हिले हवाले कटने लगते हो। यह भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्जाम भी तुम्हारे सिर है। मैं शादी वादी के नजदीक न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत दिखाने के और खिलाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहां शादी करते हो या नहीं? भालचंद, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर तुम खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है तुम्हारी सूझबूझ का? बलैया ले लें। रंगीली, हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते? ईमान से कहो, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भालचंद, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही हैं उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ। तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितने झेपे हुए हो। भालचंद, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली, उतना ही जितना कोई भलमानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भालचंद, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा इशारा न करना। भालचंद, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडोल बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती के से होठ, वही चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें, डीलडोल बाप का सा था।
ऊंचा कोट, बूट, हैट उस पर खूब खिल रहे थे। हाथ में स्टिक थी। चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने? यह देखो, तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहां शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूंगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब पैसा मिले, और ना सही 1 लाख का डॉल हो। अब वहां क्या रखा है? वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब होगा क्या? रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए कैसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी न कमा पाऊंगा। इस साल पास हो भी गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नजर न आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 500-600 तक पहुंचते पहुंचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ना आएगी। दुनिया का कुछ मजा ना उठा सकूंगा। किसी धनी लड़की से शादी हो जाती, फिर चैन से कटती। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नगद हो, या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन, धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियां भी सुनाएगी तो भी चूना करूंगा। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने फटेहाल हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहां भोजन का ठिकाना नहीं, सिवा इसके कि लोग हंसें और कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पूत एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के ऊपर छुरी फेंकना चाहते हो। भुवन, जो गरीब हो उसे गरीबों के ही यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली, चुप भी रह। आया है वहां से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के ऐसे धन्ना सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटे पानी को तरस जाए, बड़ी हैसियत वाले बनते हो। यह कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूंछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटेराम को अंतिम निश्चय सुना दें, पर उनका कहीं पता न था। मोटेराम कुछ देर तक तो कहार की बाट देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हो गई तो उनसे बैठा न गया। सोचा, यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी दूर पर था। एक क्षण में जा पहुंचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसको देखते ही अपनी बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या मेहरा? सरकार वहां बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या कहीं ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव हैं, न जाने इनके यहाँ नौकर कैसे टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक कोई दूसरा टिका नहीं है और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहां किसी ने तलब मांगी और उसी को डांटने लगते हैं। बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे हैं सरकारी नौकर हैं। सरकार से 2 अर्दली मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। 10 कट गए हैं, साल 2 साल इसी तरह और कट जाएंगे। मोटेराम, तो तुम ही अकेले हो? नाम तो कई कहारों के लेते हैं। कहार, यह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छाड़ कर चले गए। अब यह अपना रौब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलवाएगा? चलूं? मोटेराम, अजी बहुत नौकरी है। कहार तो आजकल ढूंढने नहीं मिलते। तुम तो बहुत पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताजी चीज है? मुझसे कहने लगे खिचड़ी बनवाएगा या बाटी लगाएगा। मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूंगा, इसकी आप चिंता न करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो, साहजी कुछ तरमाल तैयार है? लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं, तौल हैं, तौल दो 1 सेर भर, आ जाऊं वहीं ऊपर ना। यह कहकर मोटेराम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे
और तरमाल चखने लगे। खूब छक्कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते थे और हलवाई की तारीफ करते थे। साहजी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल पाया। बनारस वाले रसगुल्ले नहीं बना पाते, कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। मोटेराम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर से क्या कीजिएगा, चीज अच्छी है, आधा सेर तो लीजिए। और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। आपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया हुआ था और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। उन्हें जगह देखकर पालागन कर बोले, महाराज, आप रात कहाँ चले गए थे? मैं बड़ी देर तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा गया। जब आप नहीं आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटेराम, हलवाई की दुकान से कुछ खा आया था। भालचंद, अजी, पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट ना भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे हों ले लीजिएगा। मोटेराम, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भालचंद, कितने पैसे देने पड़े? मोटेराम, आपके हिसाब में लिखवा दिए हैं। भालचंद, जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है। मोटेराम, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी न होता था, और यह महाशय एक बार में कोई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर एक आध दिन रह गए तो बधिया बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर, कुछ ठिकाना है? उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, कुछ सुनती हो? यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए, 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या कोई खा जाएगा? आदमी है या बैल? भालचंद, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 से कम न खाई होगी, पक्की तौल। रंगीली, पेट में शनिचर है क्या? भालचंद, आज और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब देना हो देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो तो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलावे, हमें ऐसी मुक्ति ना चाहिए। मगर पंडित जी विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत ना पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर ली महाराज? मोटेराम, हाँ सरकार, अब चलूंगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भालचंद, भला आज तो रहिए। यह कहते कहते बाबू साहब को भय हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच ना रह जाएं, इसलिए वाक्य को यूं पूरा किया, हाँ, वहां भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटेराम, 1-2 दिन की बात तो कोई बात न थी। विचार भी यह था कि त्रिवेणी का स्नान करूंगा, पर बुरा न मानी तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं। हमारे यजमान हैं जो हमारा मुंह जोते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दें तो उसका पालन करें। हम उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं तो अपना धन्य भाग्य समझते हैं, और सारा घर छोटे से लेकर बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाता है। जहां आपका आदर नहीं वहां एक क्षण रहना असहनीय होता है। जहां ब्राह्मण का आदर नहीं वहां कल्याण नहीं हो सकता। भालचंद, महाराज, हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटेराम, अपराध नहीं हुआ, और अपराध कहते किसे हैं? अभी आप ही ने तो घर जाकर कहा है कि यह महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए, पक्की तौल। आपने भी खाने वाले देखे कहाँ? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाएं। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हुए हैं जो पंसेरी भर मिठाई खा जाएं और डकार तक न ले। मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर खड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। भगवान आपका भला करे। बाबू साहब ऐसा झेंपे कि मुंह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे महाशय की बात थी।
लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। सब कुछ सह सकते थे पर अपने पेट की निंदा न सह सकते थे। औरत को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुष को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे, पर यह धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था। अब उनमें संदेह न था, उस पर्दे को ढकना जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहां से घर में इसकी बात करने लगा, और कहा भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी कि यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहां जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करके रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली हैं, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों ना बोले? भालचंद, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है? रंगीली, न जाने किसका मुंह देखा था। भालचंद, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था। जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अभी तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, जाने भी दो। जब तुम्हें वहां विवाह करना ही नहीं है तो क्या परवाह है, जो चाहे कहे। भालचंद, यूं जानना बचेगी। लाओ 10 रुपए देकर विदाई कर दूं उसकी। ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली ने बहुत पछताते पछताते 10 रुपए निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, थत तेरे की मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद ही करोगे। तुम समझते हो कि 10 रुपए देकर उसे उल्लू बना लूंगा? इस फेर में न रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे कि मालूम नहीं, अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़े। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुरावस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो, लड़के नंगे पांव पढ़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोंपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बैठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आया था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया तो अपने बेटे का बाप नहीं। पंडित मोटेराम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृतांत सुना दिया था। वह इसी क्रोध में बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, क्या दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित जी तो आ गए। कल्याणी, बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा, वही चंदर तो कह रहा है कि 2-3 दिन में बारात आएगी। क्या ना आएगी अम्मा? कल्याणी, एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे घर क्यों नहीं आती? कल्याणी, तेरे घर जो बारात लाने वाला था उस घर में आग लग गई। कृष्णा, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा। कहाँ रहते होंगे? बहन कहाँ जाकर रहेगी? कल्याणी, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती। आग लगी, वह अब हमारे यहाँ ब्याह न करेगा। कृष्णा, यह क्यों अम्मा? पहले तो ठीक हो गया था। कल्याणी, बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास उसे देने को रुपए नहीं है। कृष्णा, क्या बड़े लालची हैं अम्मा? कल्याणी, लालची नहीं है तो और क्या है, पूरा कसाई, निर्दयी दगाबाज। कृष्णा, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ। बहन उसके साथ कैसे रहती? यह तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। उसका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच यह तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ। रंज की कोई बात नहीं। ऐसे कुमानुसों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती। अपने नसीबों को रोती,
जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सास दुनिया सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है। बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं तो बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया। लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब अच्छे घर की जरूरत नहीं थी, अच्छे वर की जरूरत नहीं थी। अभागिन को अच्छा घर वर कहाँ मिलता है। अब किसी भांति सिर का बोझ उतारना था, किसी भांति लड़की को पार करना था, उसे कुएं में झोंकना था। वह रूपवती है, गुणशील है, चतुर है, कुलीन है, तो हुआ करे। दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं, प्राणों का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था। अबला विधवा होना उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने लड़के लड़कियों से कहीं ज्यादा प्यारे थे। लड़के हल्के बैल हैं, भूसे खली पर उनका हक पहला है। उनके खाने से जो बचे वह गायों का। मकान था, कुछ नगद था, कई हजार के गहने थे। उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी, इसलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में न दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए। वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था। पंडित मोटेराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे दिन वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऐसे और भी कितने ही पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दवात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटेराम ने पदार्पण किया। कल्याणी, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने ही जा रही थी। कब लौटे? मोटेराम, लौटा तो प्रातःकाल ही था, पर उसी समय एक सेठ के यहाँ से निमंत्रण आ गया। कई दिन से तरमाल न मिले थे। मैंने कहा लगे हाथ यह भी काम निपटाता चलूं। अभी उधर से ही लौटा आ रहा हूं। कोई 500 ब्राह्मणों की पंगत थी। कल्याणी, कुछ कार्य सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोटेराम, कार्य क्यों न सिद्ध हुआ? भला यह भी कोई बात है? 5 जगह बातचीत कराया हूं, 5 की नकल लाया हूं। उनमें से आप जिसे चाहे पसंद करें। यह देखिए, लड़के का बाप डाक के सीगे में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का भी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है। घर में कोई जायदाद नहीं है। लड़का होनहार मालूम होता है, खानदान भी अच्छा है। 2000 रुपये में तय हो जाएगी। मांगते तो वह 3000 है। कल्याणी, लड़के के कोई भाई हैं? मोटेरा, नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कुंवारी। माता जीवित है। अच्छा, अब दूसरी नकल देखिए। यह लड़का रेल के सीगे में 50 रुपये महीना पाता है। माँ बाप है नहीं। बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से हृष्ट पुष्ट कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता था माँ नाइन थी, कोई कहता था ठकुराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहां कुछ लेना देना ना पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी, खानदान में दाग न होता तो मंजूर कर लेती, देखकर तो मक्खी नहीं निगली जाती। मोटेराम, तीसरी नकल देखिए। एक जमींदार का लड़का है, कोई 1000 सालाना नफा है, कुछ खेतीबाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ा लिखा तो थोड़ा है, पर कचहरी अदालत के काम में चतुर है। 2 हाजू है। पहली स्त्री को मरे हुए 2 साल हुए। कोई संतान नहीं है, लेकिन रहन सहन मोटा है। पीसना कूटना घर में ही होता है। कल्याणी, कुछ दहेज मांगते हैं? मोटेराम, इसके कुछ न पूछिए, 4000 सुनाते हैं। अच्छा, यह चौथी नकल देखिए। लड़का वकील है, उम्र कोई 35 साल होगी। 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है, उसके 3 लड़के भी हैं। अपना घर बनवाया है, कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहाँ भी लेन देन का झगड़ा नहीं है। कल्याणी, खानदान कैसा है? मोटेराम, बहुत ही उत्तम, पुराने रईस हैं। अच्छा, यह 5वीं नकल देखिए। बाप का छापाखाना है। लड़का पढ़ा तो BA तक है, पर उसी छापाखाने में काम करता है। उम्र 18 साल की होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं है, मगर किसी का कर्ज सिर पर नहीं है। खानदान न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सच्चरित्र है, मगर 1000 से कम में मामला तय न होगा। मांगते तो वह 3000 हैं। अब बताइए, आपको कौन सा वर पसंद है? कल्याणी,
आपको सबों में से कौन सा पसंद है? मोटेराम: मुझे तो 2 वर पसंद है, वह जो पहले रेलवे में है और वह जो दूसरा छापा खाने में काम करता है। कल्याणी: मगर पहले में तो खानदान में दोष बताते हैं। मोटेराम: हाँ, यह दोष है, तो छापे खाने वाले को ही रहने दीजिए। कल्याणी: वहां 1000 देने को कहां से आएगा? 1000 तो आपका अनुमान है, शायद वह मुंह फैलाएं। आप तो घर की दशा देख ही रहे हैं, भोजन मिलता जाए यही गनीमत है, रुपए कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4000 सुनाते हैं, डाक बाबू भी 2000 का सवाल करते हैं, इनको जाने दीजिए। बस वकील साहब ही बच रहे, 35 साल की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है, इन्हीं को क्यों ना रखिए। मोटेराम: आप खूब सोच विचार कर लें, मैं यूं आपकी मर्जी का ताबेदार हूँ, जहां कहिएगा वहां टीका कराऊंगा, मगर 1000 का मुंह न देखिए। छापे खाने वाला लड़का रत्न है, उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी वह रूप और गुण की पूरी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी: पसंद तो मुझे भी यही है महाराज, पर रुपए किसके घर से आए, कौन देखने वाला है? खाने वाले को तो खा पी कर चंपत हुए, अब किसी की सूरत भी दिखाई नहीं देती, बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात अपने बस के बाहर है उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं? संतान किसको प्यारी नहीं होती, कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता, पर जब अपना काबू भी हो, ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बदा है तो जहां जाएगी सुखी रहेगी, दुख भोगना है तो जहां जाएगी दुख झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्यार है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कराएं।